हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऐप पर। मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश की जो आपकी इलेक्टिव बुक है वुवन वर्ड्स, उसकी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द पिकॉक। द पिकॉक जो है उस पोएम को लिखा है सुजाता भट्ट जी ने, सुजाता भट्ट, और इनका जन्म हुआ था इंडिया में। तो चलिए पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग जो है वो अच्छे से बता सकूं मैं इसकी। सो अबाउट द पोएट में है सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट का जन्म हुआ था 1956 में और हुआ कहाँ था? इंडिया के अंदर। वॉज एजुकेटेड इन द यूएसए एंड नाउ लिव्स इन जर्मनी। अब इनका जन्म हुआ था इंडिया में, एजुकेशन कंप्लीट की थी इन्होंने यूएसए से, और करंटली कहाँ रह रही हैं? ये जर्मनी में रह रही हैं। शी won द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर द एशिया सेक्शन फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रूनिज्म 1988 फ्रॉम विच द पिकॉक इज टेकन। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इन्हें मिला था कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़, और ये किस लिए मिला था? एशिया सेक्शन के लिए। एशिया सेक्शन में इनके क्या थी, जो पोएम्स का कलेक्शन था जिसका नाम रखा गया था ब्रूनिज्म, जो कि 1988 में आई थी, उसके लिए मिला था इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़। अब ब्रूनिज्म जो है वो ब्रूनिज्म से लिया गया है द पिकॉक। हमारा जो हम जो पोएम पढ़ रहे हैं उस पोएम को लिया गया है द पिकॉक को ब्रूनिज्म से। टू अदर बुक्स ऑफ पोएम्स बाय हर आर मंकी शैडोज 1991 एंड द स्टिंकिंग रोज 1994। अब इनकी दो और बुक्स हैं जिसमें इनकी पोएम्स की कलेक्शन है, जिसमें से पहली क्या है? मंकी शैडोज, जो कि 1991 के अंदर आई थी, और दूसरी है द स्टिंकिंग रोज, जो कि 1994 में आई थी। शी हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश, और इन्होंने गुजराती पोएम्स को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब आपको बता दूं, ये अपने नेशन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, नेशन को बहुत प्यार करती हैं। एक्चुअली ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। इंडिया इनकी होम कंट्री है और गुजरात इनका होम स्टेट है, तो इसलिए गुजराती पोएम्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती हैं। और ये पोएम इसी बेस पर है क्योंकि ये इंडिया से ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने नेशन से ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए अब जो पिकॉक है जिसके बारे में बात होगी वो इनकी इमेजिनेशन है किसी न किसी तरह। अब यहाँ पर पिकॉक को ही क्यों चुना गया इस पोएम के लिए, इस इमेजिनेशन के लिए? क्योंकि पिकॉक जो है हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है और इसी वजह से वो अपना प्रेम दिखाना चाहते थे अपनी कंट्री के प्रति, तो इन्होंने पिकॉक को ही चूज़ किया अपनी इमेजिनेशन के लिए। अब इस पूरी पोएम में इमेजिनेशन बेस होगा, यानी कि पूरी की पूरी इनकी इमेजिनेशन आएगी, इमेजिनरी पोएम है ये। His loud sharp call seems to come from nowhere। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? एक आवाज़ के बारे में बात हो रही है कि जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, जिसकी कि आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाउड है। और वो आ कहाँ से रही है? फ्रॉम नोवेयर। नोवेयर का क्या मीनिंग है यहाँ पर? कि वो आवाज़ तो आ रही है लेकिन हमारे सामने नहीं है वो चीज़ जिसकी आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ से आ रही है आवाज़। मीन्स वो कहीं से भी गूंज कर आ रही है हमारे पास आवाज़, पता नहीं लग रहा कि कहाँ से आ रही है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है टर्कोइज। टर्कोइज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक टाइप का डायमंड होता है, नीलमणि होती है शायद, जो कि नीले रंग की और हरे रंग की होती है, मिक्सचर होता है दोनों का। तो यहाँ पर ये वर्ड उसी के लिए यूज़ किया हुआ है कि एक फ्लैश यानी कि एक रोशनी आ रही है पीपल ट्री से, जो किसकी है? टर्कोइज की है। टर्कोइज एक्चुअल में तो नीलमणि होती है, लेकिन उसके जैसी रोशनी आ रही है, वो थोड़ी ब्लू और ग्रीन सी मिक्स सी शेड है जिसकी बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। अब जो रोशनी आ रही होती है वो किस चीज़ की होती है एक्चुअल में? एक्चुअल में वो पिकॉक का एक पंख होता है, एक विंग होता है जिसकी इस तरह से रोशनी आ रही है। आपने पिकॉक का विंग भी देखा होगा जो ब्लू और ग्रीन मिक्स सी शेड लिए होता है और जो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है। तो पीपल ट्री के पीछे से किसकी? उसी टर्कोइज की फ्लैश आ रही है, उसी नीली सी और हरी सी रोशनी आ रही है एक। द सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। अब सिलेंडर नेक यानी कि उसकी जो गर्दन है वो कुछ इस तरह से कर्व लिए हुए होती है, तो वो गर्दन जो है इसकी कर्व लिए हुए है,
तो वो स्लेंडर नेक है वो आर्क्ड अवे फ्रॉम यू, यानी कि वो आपसे इस तरह से दूर जा रही है एकदम से, मतलब आपकी तरफ मुड़ती हुई आ रही है एज ए डिसेंड्स, मतलब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ हो रही है, वैसे वैसे ही वो आपसे थोड़ा दूर की तरफ जा रही है। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। अब यहाँ पर ये पूरी मीनिंग बताया है कि जैसे जैसे डार्ट, आपने डार्टिंग वाला गेम देखा होगा जो आर्करी का यूज़ होता है, शायद आर्करी गेम होता है शायद, जिसमें कि वो जैसे एक सर्कुलर से सर्कल सा होता है और जिसमें पॉइंट होता है, जिसमें आपको कोई डार्ट फेंकना होता है जो कि निशाने पर लग सके। जैसे सर्किल होते हैं काफ़ी सारे, तो जिस सर्किल में लगेगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स होते हैं। तो उस डार्ट को फेंकेंगे, जैसे वो डार्ट एकदम बिल्कुल सीधा निशाने पर जाना चाहिए, उसी तरह एज ही डार्ट्स अवे, वो क्या कर रहा है, डार्ट कर रहा है, यानी कि आपसे दूर की तरफ जा रहा है एकदम से बिल्कुल सीधे सीधे। अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और जैसे जैसे वो दूर जाया जा रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, उसका एक ग्लिम्स आ रहा है, उसकी एक झलक सी आ रही है किसी न किसी किनारे पर। आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरेंडा। अब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो क्या था, पोइटेस की इमेजिनेशन थी। अब पोइट क्या बता रही हैं कि मुझे क्या कहा गया था कि मैं वरांदा में ही बैठूं एंड रीड अ बुक, और एक बुक पढ़ूं, परफेक्टेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर पोइटेस क्या बता रही हैं कि मुझे वरांदा में ही बैठने के लिए कहा गया था और मुझे एक बुक पढ़ने के लिए कहा गया था, और बुक कौन सी पढ़ने के लिए मुझे प्रेफर किया गया था, जो मेरी फेवरेट बुक हैं उनमें से ही कोई एक पढूं, और उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरे ध्यान से पढूं। अब ध्यान से क्यों पढ़े, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू। अब यहाँ पर पोइटेस क्या बता रही हैं कि क्यों ग्रेट कंसंट्रेशन से पढ़ने को कहा गया, क्योंकि आपकी जो फेवरेट बुक होगी उसे अगर आप पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे तो आपको क्या है, आप बुक के अंदर पूरी तरह से खो जाएंगे। यानी कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हमारी फेवरेट मूवी होती है तो हमारा ध्यान उसमें ही होता है पूरी तरह से, उसी तरह अगर हमारी फेवरेट बुक होगी तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी में ही चला जाएगा, यानी कि हम लिव इनसाइड द बुक, यानी कि हम पूरा उस बुक के अंदर ही खोए रहेंगे, अच्छे से उसे पढ़ते रहेंगे। तभी क्या होगा, एक ब्लू सी शेडो आएगी आपके ऊपर, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और उसी समय क्या है, जो विंड की डायरेक्शन है वो भी एकदम से चेंज हो जाएगी। अब वो विंड की डायरेक्शन एकदम से चेंज क्यों होगी, क्योंकि ये जो ब्लू शेडो होगी ये किसकी होगी, ये पिकॉक की होगी, और जैसे जैसे पिकॉक अपने पंख फड़फड़ाएगा वैसे वैसे क्या है, वो हवा जो है कटती जाएगी वहाँ से और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। द स्टीडी हम ऑफ बीज इन द bushes नियर बाय विल स्टॉप, और तभी क्या होगा, जो वहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड होगा आसपास के, मतलब पेड़ों के बीच में, वो क्या होगा, अचानक से रुक जाएगा, वो अपना भिनभिनाना बंद कर देंगे अचानक से। अब उनके बंद होने का रीज़न क्या होगा, क्योंकि तब वहाँ पर एक बड़ी सारी पिकॉक आ गई होगी। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, और वहाँ पर विंड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और पिकॉक अपने पंख फड़फड़ा रहा होगा, तभी क्या होगा, उस आवाज़ से क्या है, जो वहाँ पर कैट सोई होगी वो एकदम से उठ जाएगी और स्ट्रेच करेगी अपनी बॉडी को। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और तभी क्या है, तुम्हारा जो ध्यान है एकदम से वहाँ से हट जाएगा, यानी कि जो तुम बुक रीड कर रहे हो, मतलब बुक रीड कर रहा हूँगा, उससे क्या है, मेरा ध्यान एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा। पोइटेस इस तरह से बता रही हैं। And if you look up in time, you might see the peacock turning away as he gathers his tail to shut those dark glowing eyes। अब यहाँ पर पोइटेस क्या बता रही हैं कि अगर तुम ध्यान से उसी टाइम देख लोगे ऊपर की तरफ, तो तुम्हें क्या है, जो पिकॉक है जो कि वहाँ पर एकदम से घूमा होगा, उसकी टेल जो है वो देखने को मिल जाएगी एज ही गैदर्स, मतलब जैसे जैसे वो अपने पंख फड़फड़ा रहा होगा पिकॉक और थोड़ा सा तुमसे दूर जा रहा होगा, तो अगर तुम समय पर अपना सिर जो है ऊपर कर लोगे और उसे देखोगे तो क्या है, तुम्हें पिकॉक की जो टेल है वो भी देखने को मिल जाएगी। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज वॉयलेट फ्रिंक्ड विद गोल्डन एम्बर। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बता रहे हैं,
आगे भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। अब यहाँ पर पोइटेस क्या बता रही हैं कि उसकी जो आंखें हैं, टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज वॉयलेट फ्रिंक्ड विद गोल्डन एम्बर। अब पोइटेस बता रही हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार हैं और वो एकदम से अचानक से बंद होंगी तो तुम्हें क्या दिखेगा, वॉयलेट फ्रिंक्ड विद गोल्डन एम्बर्स। जैसे ही उसकी आंखें बंद होगी तभी तुम्हें क्या दिखेगा, उसकी आंखों के ऊपर एक गोल्डन एम्बर्स है, यानी कि चमकीले भूरे रंग का कुछ दिखेगा जो कि उसकी आई लैशेस पे लगा होता है या फिर नीचे के एरिया में लगा होता है। जैसे हम सुरमा लगाते हैं या ऊपर आई लैशेस पे कुछ चमकीला सा लगाते हैं तो पिकॉक के ऑटोमेटिकली होता है, जिससे कि उसकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं हमें देखने पर। तो तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। और जो टेल है, अब टेल जो है वो उसके विंग्स के बिल्कुल पास होती है पिकॉक के। तो उस टेल के बारे में बात कर रहा है कि जैसे उसकी आंखें भी अचानक से ओपन होंगी या ओपन रहेंगी, उसी तरह टेल जो है, जैसे उसकी आंखें हर एक समय लगभग ओपन रहती हैं उसी तरह उसकी टेल भी जो है हमेशा छुपी रहती है और कभी कभी ही ब्लिंक करती है। यानी कि अगर उसकी आंखें जैसे बंद होंगी और थोड़े से विंग्स खुलते हैं तभी उसकी टेल हमें दिखाई देती है, हल्की सी झलक दिखाई देती है। यानी कि उसकी टेल के बारे में पूरी बात हुई है। तो ये पूरी तरह से एक इमेजिनेशन है पोइटेस की, जिसमें कि बताया गया था स्टार्टिंग में हमें क्या बताया गया था कि पीपल ट्री के नीचे है, पीपल ट्री से कुछ फ्लैश आ रही है टर्कोइज की, और वहीं से क्या है हमें देखने को मिलता है पिकॉक अचानक से नीचे की तरफ आता है और एकदम से दूर की तरफ चला जाता है, तब हमें उसकी पूंछ देखने को मिलती है। और तभी पोइटेस अपने ख्यालों की बात बता रही हैं कि मुझे वरांदा में बैठने के लिए कहा गया था। और इस तरह से ये जो पोएम है कंटिन्यू होती है और हमारी जो पोएम है वो भी कंप्लीट हो गई है। अबाउट द पोइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आपको बता दूं, अगर आपको पूरी तरह से पोएम समझनी है तो जैसे इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अकेली पोएम रीडिंग से आपको पोएम समझ नहीं आती है। अगर आप उसे क्वेश्चन आंसर्स के साथ पढ़ते हैं तो आपको क्या है, प्रॉपरली इसको एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत नहीं आती है, यानी कि आपको डीपली समझ आ जाती है पोएम, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में ही इसके डीप थॉट्स बताए जाते हैं अच्छे से। तो वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड होगी तब वो भी आप देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वो कहीं पर ढूंढने की दिक्कत ना आए इस बुक के चैप्टर्स को या इस बुक की पोएम्स को, एसेज वगैरह को और क्वेश्चन आंसर को। तो उस लिंक पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।